नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फिर से पकड़ा गया हजारों का गांजा, इस बार लावारिस मारुति में मिला माल। महानगर पालिका की लापरवाही बनी युवक की मौत का कारण। बाइक सवार युवक की मौत गड्ढे में गिरने से 2 दिन बाद मिला शव। अमरावती शहर बन गया है गांजा तस्करों का अड्डा, आए दिन पकड़ा जा रहा है लाखों का माल। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का प्रारूप नक्शा तैयार, मंत्रालय मंजूरी के लिए रवाना हुआ मॉडल। और डीडीआर के नोटिस ने मचाई सहकार क्षेत्र में खलबली। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति बर्खास्तगी की आदेश, संचालक मंडल को देना होगा भ्रष्ट नीतियों का जवाब। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में शुक्रवार की शाम जैन दादावाड़ी बड़नेरा रोड ये भक्त मंडली ने भजन संध्या का आयोजन कर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लेकर आयोजन को सफल बनाया। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बड़नेरा रोड के दादावाड़ी में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। भक्त मंडली ने सुमधुर गीतों से गुरु को वंदन करते हुए भजनों की प्रस्तुति की। तो प्रकाश भजनी मंडल ने प्रस्तुत किए भजनों में उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन पश्चात गुरु चालीसा व दादा गुरु की आरती कर गुरु पूर्णिमा महोत्सव भजन संध्या का समापन किया गया। भजन संध्या का लाभ लेने बड़ी संख्या में जैन बंधु व महिलाएं उपस्थित थी। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, किसान हितों की बातें कर भ्रष्ट तरीकों से अपनी जेबें गर्म करने वाले अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल पर भारी वित्तीय गड़बड़ियां और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप के चलते जिला उप निबंधक सहकारी संस्था ने वर्तमान संचालक मंडल को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए, जिससे सहकार क्षेत्र में और राजनीतिक हलकों में काफी खलबली मच गई है। जिला उप निबंधक सहकारी संस्था डीडीआर ने कृषि उपज मंडी के वर्तमान संचालक मंडल पर ये भारी आरोप किए हैं कि संचालक मंडल ने सरकारी आदेश और उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर कंप्यूटर चालक पद सीधे भर्ती से भर दिए। लेखापाल पद पर भी पदोन्नति पद्धति को टालते हुए मनमाने ढंग से नियुक्ति की गई। इतना ही नहीं तो राज्य सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी में शेड निर्माण हेतु 50 लाख रुपयों की सब्सिडी दी गई थी। कृषि उपज मंडी के पदाधिकारियों ने ये शेड निर्माण का ठेका गुलाहाने नामक ठेकेदार को दिया, पर पिछले 3 वर्षों से ये शेड अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो उसके विपरीत ठेकेदार को निविदा मूल्य से कहीं अधिक यानी लगभग 2.25 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। पर गड़बड़ी के चलते और समय पर काम पूरा न होने की वजह से सरकार से प्राप्त 50 लाख की सब्सिडी में से 25 लाख रुपयों की सब्सिडी वापस चली गई है। चर्चा तो ऐसी भी है कि डीडीआर की नोटिस के बावजूद भी गुरुवार की रात एक पदाधिकारी के फॉर्म में लाखों रुपए का लेन देन किया गया है। शायद इसलिए किसान हित के नाम पर मंडी चुनाव में राजनीति तज्ञ लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं। व्यापारी संकुल निर्माण में अनियमितता, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग आदि आरोप डीडीआर ने कृषि उपज मंडी पर लगाए हैं, जिसका स्पष्टीकरण मंडी संचालकों को देना होगा, वरना कृषि उपज मंडी की बर्खास्तगी तो तय है। तो दूसरी ओर कृषि उपज मंडी के संचालक कुछ भी बोलने से पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमोल खोड़ी की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, अमरावती महानगर पालिका की लापरवाही, एक युवक की जान ले गई। 1.5 माह पहले खोदे गए गड्ढे में युवक बाइक सवार गिर गया, जिसकी 2 दिनों के बाद शव बरामद किया गया। इस घटना से नागरिकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है और नागरिक महानगर पालिका पे मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की बात कर रहे हैं। स्थानीय देशपांडे प्लॉट निवासी गजानन नामदेव तिड़के नामक 35 वर्षीय युवक का शव शनिवार की सुबह नवाते रेलवे ब्रिज के लिए खोदे गए गड्ढे में दिखाई देने से खलबली मच गई।
ये गड्ढा करीब 1.5 माह पूर्व खोदा गया था, जिसमें पूरी तरह से बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। और तो और यहाँ काम जारी रहने का कोई बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। गुरुवार को मृतक गजानन दुपहिया वाहन लेकर घर से निकला था, तब से वो घर नहीं लौटा था। गुरुवार को ही वो बाइक सहित इस गड्ढे में गिरने से और वहीं पर फंसे रहने से उसकी मौत होने की जानकारी सूत्रों ने दी। इसके पूर्व भी 2 बार इस गड्ढे में कई जन गिर चुके हैं, जिसके लिए पूरी तरह से महानगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और महानगर पालिका पर मनुष्यवध का गुनाह दाखिल कराने की मांग परिसर के नागरिक कर रहे हैं। शनिवार को जब ये शव गड्ढे पर तैरता नजर आया तो तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। अग्निशामक की गाड़ी भी बुलाई गई। ये मंजर देखने घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। बता दें कि गजानन के पिता कपड़ा इस्त्री करने का काम करते हैं। वो 2 भाई थे, एक की रास्ते हादसे में मौत हो चुकी थी, तो दूसरा भाई यानी गजानन भी मनपा की लापरवाही की बलि चढ़ गया। मृतक गजानन के गाड़ी फिसलने के निशान को घटनास्थल पर मौजूद हैं, पर उसकी हीरो होंडा दुपहिया घटनास्थल से गायब है। ये दुपहिया गड्ढे में गिरी होने की अंदेशा से 25 फीट गड्ढे में से कर्मियों ने पूरा पानी बाहर निकाला, पर गड्ढे में गाड़ी नहीं दिखाई पड़ी। ये गाड़ी शायद चोरी हो गई हो या कोई उठा ले गया हो, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। इस हादसे में पूरी तरह से मनपा ही जिम्मेदार है, ऐसी ठोस भूमिका नागरिकों ने ली है। हमारे संवाददाता प्रदीप सुजतिया और सुदेश चव्हाण की ये रिपोर्ट। अमरावती महानगरपालिकेअंतर्गत नाल्यांचं काम गेल्या 8 महिन्यापासून चालू आहे। नेहमी त्याला सांगितलं की इथं ऍक्सिडेंट होतात, मागे एक अपघात झाला, त्या अपघातामध्ये काहीच नाही। इथं ठेकेदाराद्वारे किंवा मनपाद्वारे कुठलेच निर्देश दिलेले नाही आहे, फक्त साधे बासे लावून ठेवलेले आहे, त्याच्यावर काहीच नाही आहे। रात्री बेरात्री इथं कोणी चौकीदार नाही आहे। एवढा मोठा गड्डा आहे की मागे एक बाई पडली होती, ते काढली, ते सुदैवानं वाचली, पण याला रात्री झाला असा अपघात, त्याच्यामुळे कोणी इथं भेटला नाही आहे। आणि वारंवार मनपाला यांच्या देशमुखना आपल्या तिखिलेंना किती वेळा फोन करून सांगितलं, पण ते कुठल्याच प्रकारची याच्यावर ऐकायला तयार नाही आहे। काय त्याची साठगाठ आहे काय नाही काही सांगायला तयार नाही आहे। गोपालनगरवरील रहदारीच्या रस्त्यावर या नगरसेवकांच्या व मनपा प्रशासनाच्या गलथन कारभारामुळे आज एका निरपराध व्यक्तीला आपले प्राण गमावे लागले। याआधी सुद्धा 2 व्यक्ती भर पावसाळ्यामध्ये पाण्याच्या दिवसामध्ये 2 व्यक्ती गाडी घेऊन त्याच्यामध्ये आतमध्ये पडले होते। त्यावेळी ते बाशी सुद्धा लावलेले नव्हते व त्यांनी लोकांच्या जागरूकतेमुळे त्यांना आम्ही काढून बाहेर गेलं, नाही तर तेही 2-1 वध गेला असता। याची सूचना आम्ही वारंवार नगरसेवक, ठेकेदार व मनपाचे इंजिनियर यांना सुद्धा केली आहे की या रस्त्यांची हा रहदारीचा रस्ता आहे व तुम्ही 30 दिवसापासून हा रस्ता कसा काय खोदून ठेवला आणि याला बंद करण्यात आला। याच्यामध्ये जर मनुष्यवध झाला तर याला जबाबदार कोण राहील आणि या मनुष्यवधाचा गुन्हा मनपा प्रशासनावर नोंदला गेला पाहिजे अशी आमच्याकडून हे आहे। इथं आम्ही म्हणजे जवळपास महिन्याभर अगोदर मनपाला पत्र दिलं आहे की याच्यात कोणी पडून मृत्युमुखी पडू शकते, गाडी पडू शकते। याच्या अगोदर याच्यात एक 4 व्हीलर पडली होती, नंतर ती त्यांनी काढली, पण मनपानं काही पाहिजे तशी काळजी घेतली नाही। इस बुलेटिन में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप ऐसी बने रहे, खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। अगली खबर है, अमरावती शहर अब गांजा तस्करों का प्रमुख अड्डा बनने के नाम से भी जाना जाएगा। शहर में आए दिन पुलिसिया कार्रवाई में लाखों रुपयों का गांजा पकड़े जाने से इस तस्करी का अनुमान लगाने देर नहीं लगती। अमरावती शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार भले ही कहते हों कि शहर में किसी भी अवैध धंधे को चलने नहीं दिया जाएगा, पर यह बात तो साफ है कि पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के लाख उपायों के बावजूद भी शहर में गांजे की अवैध तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। तभी तो आए दिन लाखों रुपयों का गांजा पुलिसिया कार्रवाई में पकड़ा जा रहा है। शहर के विभिन्न ठिकानों पर गांजा बिक्री होती है। राजापेट पुलिस थाने तहत आने वाले बेलपुरा परिसर में, फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के आने वाले चपरासीपुरा परिसर, नागपुरी गेट एवं खोलापुरी गेट पुलिस थाने के तहत आने वाले इतवारा बाजार, पठान चौक, महाजनपुरा, खरकाड़ीपुरा, आनंद नगर, शहर कोतवाली थाना क्षेत्र, गाड़गे नगर, बड़नेरा, वलगांव, ऐसा एक भी पुलिस थाना क्षेत्र या इलाका बचा नहीं जहां से गांजा बिक्री नहीं होती हो। फिर कमिश्नर साहब कैसे कह सकते हैं कि अवैध धंधे नहीं चल रहे हैं? अवैध धंधे बड़े पैमाने पर फल फूल रहे हैं। सिर्फ वे उजागर होने या उजागर करने की समर्थता गायब होती दिखाई देती है। कुछ दिनों में ऐसा न हो कि शहर में ही बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की जाए, हर युवा उस लत का अधीन हो जाए, गांजा खेती को मजबूरन कायदे से परमिशन न मिल जाए और सारे उपाय धरे के धरे रह जाएं। शहर का हर युवा ये मांग करता है कि ऐसा मत होने दो पुलिस वालों, वरना भावी पीढ़ी सिर्फ नशे में धुत दिखाई देगी और अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी।
क्या कुछ कर दिखाएंगे अमितेश सर? हमारे संवाददाता अमोल खोड़े की ये रिपोर्ट। अगली खबर है, न्याय व्यवस्था और पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन रविवार को शाम 4 बजे स्थानीय वसंत हॉल में होने जा रहा है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबादास जोशी के प्रमुख उपस्थिति में होने वाले इस बैठक में पुलिस को न्यायपालिका से होने वाली तकलीफें, न्यायपालिका को न्याय दान में पुलिस विभाग से आने वाली समस्याएं आदि पर चर्चा होने की जानकारी कमिश्नर अमितेश कुमार ने सिटी चैनल को दी। अगली खबर है, आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए शहर को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने का एक प्रस्ताव पिछले कई दिनों से अधर में लटका हुआ है। 2.5 करोड़ से इस प्रोजेक्ट पर काम होना है, लेकिन ये काम अधर में लटका हुआ है। इसकी पूरी जानकारी जिला नियोजन समिति को भी दी गई है, लेकिन फाइबर का इस्तेमाल न करते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल का इस्तेमाल कर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कही है। हमसे हमारा सुधारना चाहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज जिससे कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्ट होता है, वो सब इशू बात नहीं मिली अभी तक। हम आज फिर से कलेक्टर ऑफिस में अपने लोगों को भेजे हैं कि जाके जरा देखें कि वो प्रकरण कहाँ बना हुआ है और कुछ प्रयत्न हो कि सीसीटीवी लगाए जाए। अत्यंत जरूरी है पूरे महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए, जिस प्रकार का सुरक्षा वातावरण है उसमें सिर्फ पुलिस मैनुअली खड़ी होकर के इसमें नहीं कर सकती है। सीसीटीवी की क्या इम्पोर्टेंस है वो पहले अमरावती में भी सिद्ध हो चुका है। खंडेलवाल ज्वेलर्स में पूरी तरीके से मैं बताऊं, अगर सीसीटीवी नहीं रहता तो ऑफेंस डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। मतलब वो सीसीटीवी फुटेज मैंने कम से कम खुद 50 बार देखा होगा 3 दिन, जब पहला क्लू सीसीटीवी फुटेज से मिला। अगली खबर है, राजापेट ओवरब्रिज की समस्याएं अब जल्द ही हल होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि इस रेलवे क्रॉसिंग का और ओवरब्रिज का मॉडल मंजूरी के लिए मंत्रालय भेजा गया है। राजापेट के रेलवे ओवरब्रिज को लेकर पिछले वर्ष से टालम टोल चल रही थी। कभी नक्शा नहीं बनने को लेकर तो कभी जगह की उपलब्धियों को लेकर विवाद खड़े होते थे। उस पर शनिवार को हल निकाला गया। इस रेलवे ओवरब्रिज का प्रारूप मॉडल तैयार हो चुका है। हाल ही में लोक प्रतिनिधियों को इस प्रारूप नक्शे से अवगत कराया गया। ये रेलवे ओवरब्रिज राजकमल के उड़ान पुल से जोड़े जाने वाला है, तो उसे फर्शी स्टॉप, बेलपुरा, शंकर नगर और बड़नेरा रोड, इरविन ऐसे ठिकानों पर उतारा जाएगा। ये ब्रिज तैयार हो जाने पर उस पर आवागमन कैसा होगा, 4 वे, 2 वे और 1 वे कहां रहेंगे, जानकारी प्रारूप मॉडल की प्रस्तुति के दौरान दी गई। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट की निधि से यह ब्रिज तैयार होगा। ये प्रारूप मॉडल अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रालय रवाना होने की जानकारी भी दी गई। ये रेलवे ओवरब्रिज कैसे और कहां से गुजरेगा, इसकी जानकारी देते हुए सांसद आनंद राव अरसूड़ ने सिटी चैनल को बताया कि जल्द ही इस प्रारूप को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। राजापूर हा रेल्वे क्रॉसिंग ओव्हरब्रिज जो आहे, गेले 2 वर्ष आम्ही प्रयत्न करत असताना जी एक तांत्रिक अडचण होती, जी तांत्रिक अडचण होती की त्या ठिकाणी महानगरपालिकेने कन्सल्टंट अपॉइंट करून त्याचं इस्टिमेट आणि प्लॅन तयार केला पाहिजे। आज आपण सगळ्यांनी हा प्लॅन पाहिला आणि त्याचं इस्टिमेट पण जवळपास 30-32 कोटीच्या दरम्यान हे आपण आता त्यांच्याकडून ऐकलं। विषय असा आहे की एकूण जर आपण सगळी परिस्थिती पाहिली टेक्निकली तर या पद्धतीच्या ब्रिजची आवश्यकता आपल्याला सगळ्या अर्थाने आहे आणि त्यासाठी लागणारी जी काही रक्कम आहे ती अर्धी सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि अर्धी स्टेट गव्हर्नमेंट हा नियम आहे, सर्वसाधारण रेल्वेचा नियम। त्या दृष्टिकोनातून सेंट्रल गव्हर्नमेंटने फॉलोअप केल्यानंतर आतापर्यंत 11 कोटी मंजूर करून ठेवले आहेत आणि बजेटिंग प्रोव्हिजन 5.5 कोटी ऑलरेडी केली आहे। तर आम्ही आणि सन्माननीय रावसाहेब या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडे आणि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमचे जे छगन भुजबळ आहे त्यांच्याकडे जाऊन हा डेमो त्यांना दाखवून आजचा आणि याचं महत्त्व, कारण ह्याच्यामध्ये सगळं महत्त्व पण आलेलं आहे। आज ट्रॅफिक किती आहे, उद्या भविष्यामध्ये किती वाढणार आहे आणि याची त्यामुळे किती लोकांची कशा प्रकारे अडचण होते हे सगळं त्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर बजेटरी प्रोव्हिजन त्यांना करायला काही अडचणीचं येईल असं मला वाटत नाही, ती करून घ्यावी लागेल। त्यासाठी आम्हाला सगळ्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे महापौरांनी सुद्धा पुढाकार घेतला पाहिजे।
ग्रामसाहेब आहेतच पूर्वी बसून या प्रोसेसमध्ये आम्ही आहोत. दुसरे आपले आमदार जे आहेत ते त्या ठिकाणी आहेत. हे सगळे निवडूनकरण ह्या सगळ्या अमरावतीच्या लोकप्रतिनिधींची ही जबाबदारी आहे. विधायक राव साहब शेखावत ने भी इस ओवरब्रिज की विस्तृत जानकारी सिटी चैनल को दी. 1 वर्ष झालंय जेव्हा ममताजी बॅनर्जी रेल्वे मंत्री होत्या तेव्हाच त्यांनी पत्र दिलं होतं की 50% एक्सपेन्स रेल्वे मंत्रालय आणि 50% स्टेट गव्हर्नमेंट. तर त्यानंतर 50% म्हणजे रेल्वे ओव्हरब्रिज आरओबी आणि याचं ड्रॉइंग आणि डिझाईन बनायचं बाकी होतं. महानगरपालिकेकडनं आज त्याचं प्रेझेंटेशन झालं. खासदार साहेब, महापौर साहेब सगळेच जण इथे उपस्थित होते. आता हेच प्रेझेंटेशन जे आहे ते घेऊन आम्ही एकत्र मुख्यमंत्री आणि PWD भुजबळ साहेबांकडे ते प्रेझेंटेशन देऊन जो 50% उर्वरितचं बजेटिंग करून घ्यायचं स्टेट गव्हर्नमेंटचं ते झालं की मग मला वाटतं बराचसा हा विषय पुढे मार्गी लागेल. ये उड़ान पुल बन जाने के बाद रेलवे गेट की समस्या चुटकी में हल होने की बात महापौर किशोर शेडके ने कही. रेल्वे क्रॉसिंगचा प्रश्न बरेच दिवसाचा प्रलंबित आहे. अमरावती शहरातील नागरिकांचा हा एक जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे आणि अनेक दिवसापासून याची मागणी असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या मार्फत याच्यात पुढाकार घेऊन हा जो आजचं प्रेझेंटेशन जे झालेलं आहे त्याचं डिझाईन तयार झालेलं आहे. रेल्वे क्रॉसिंगमधून दस्तूरनगरकडे, शंकरनगरकडे, अमरावती रेल्वे स्टेशनकडे आणि बडनेराकडे जाणारी जे नागरिक आहेत त्यांच्या सोयीसुविधाकरता आजचं जे प्रेझेंटेशन झालेलं आहे आणि त्याच्यानुसार डिझाईन होऊन हा रेल्वे ओव्हरब्रिज तयार होण्याच्या दृष्टिकोनातून अमरावती महानगरपालिका पुढाकार घेते. आणि जेव्हा केंद्र सरकार 50% आणि राज्य सरकार 50% असं यामध्ये खर्च देणार असल्या कारणाने हे काम मंजूर करून घेणं ही आमची सुद्धा एक जबाबदारी असल्या कारणाने स्थानिक आमदार आणि खासदार यांच्या समवेत मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्री छगनजी भुजबळ यांची भेट घेऊन राज्य शासनाकडूनचा जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते मिळवण्याच्या दृष्टिकोनातून मी सुद्धा आमदार खासदारांच्या समवेत राहणार आहे. राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का ये प्रारूप अंतिम मंजूरी के लिए मंत्रालय रवाना किया जा चुका है. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की ये रिपोर्ट. शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे शहर में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया. शहर के विभिन्न ठिकानों पर भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुक्रवार को जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. स्थानीय गणेश मंदिर धनराज लाइन में सांसद आनंदराव अरसूड़ के हस्ते महाआरती का आयोजन किया गया था. तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में कुश्तीगिरों का मान्यवरों के हस्ते सत्कार किया गया और कुश्ती का कार्यक्रम भी हुआ. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष कुश्ती का आयोजन किया गया था जिसमें गुरु शिष्य परंपरा तहत गुरु भक्ति का संदेश दिया गया. उसी प्रकार आजाद हिंद मंडल बुधवारा में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी श्रद्धा से मनाया गया. मानव पूरी अंबानगरी ही गुरु भक्ति में भक्तिमय हुई दिखाई दी. ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज. दिल्ली के मशहूर श्याम जगोता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. राहुल बाबा ने तो कह दिया कि आतंकवादी हमले तो होते ही रहेंगे. ऐसे में नेताओं से आशा भी करें तो क्या करें, क्योंकि वे तो सिर्फ ढकोसले वादे ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं. चलिए अब नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर. नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले अलीम नगर के सुनसान इलाके से MH01N4207 क्रमांक की मारुति 800 पुलिस ने हिरासत में ली. इस कार में से 23 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है. ये जब्त माल और कार की कुल कीमत 70,000 रुपया आंकी जा रही है. तो ये कार आखिर है किसकी, इसका पता लगाना पुलिस के लिए सरदर्द बन रहा है. माजरा ऐसा है कि ये मारुति कार हाजी इमरान हाजी शमीम के नाम पर है, पर वो कहता है कि उसने ये कार अहमद हनीफ अहमद लतीफ को बेची है और अहमद हनीफ का कहना है कि उसने कुछ दिन पहले यही कार मुजफ्फरपुरा के रहवासी शेख आमिर शेख हुसैन को बेची है. एक कार कई लोगों को बेची गई, पर अभी भी इस कार के कागजात हाजी इमरान के ही नाम पर हैं. ये विशेष इसलिए ये माल और मारुति कार आखिर है किसकी, ये पुलिस की तफ्तीश बिगाड़ रही है. गोपनीय सूत्रों की माने तो इस गाड़ी का एक खरीदार शेख आमिर शेख हुसैन और शेख फिरोज शेख सलीम ये दोनों गांजा व्यवसायी हैं और दोनों का ये माल होने का अंदेशा जताया जा रहा है. आगे की जांच जारी है. हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट. 15/7/2011 रोजी मी पोलीस स्टेशनला हजर असता साधारणतः रात्री 9 वाजताच्या सुमारास आम्हाला गुप्त बातमीदाराकडून फोनवर माहिती मिळाली की एक
पांढऱ्या रंगाची मारुती 800 कार ज्यामध्ये गांजा आहे अशी कार गिरीस्थानगरकडून लालखेडीकडे जाणार आहे अशी माहिती मिळाल्यावर आम्ही आमचे पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी यांचे 3 स्पॉट तयार करून पेट्रोलिंगला पाठवले आणि सोबतच क्राईम ब्रँचचे सुद्धा PI देशमुख API परदेश साहेब सुद्धा या भागात पेट्रोलिंगला होते. त्यांना सुद्धा माहिती दिली. ते सुद्धा आमच्या पाळतीवर आले. पाळतीवर असताना 9:30 वाजताच्या सुमारास आमच्या कर्मचाऱ्याकडून माहिती मिळाली की अकबरनगर म्हणजे अलीमनगर ते अकबरनगर गिरीस्थानगरकडे जाणाऱ्या पुलाच्या बाजूला एक कार लावायची स्थितीत उभी आहे. त्या माहितीवर आम्ही तिथे गेलो तर ही जी कार आहे तिचा नंबर MH01N 4207 ही कार तिथे उभी होती. कारच्या जवळ कोणीही व्यक्ती नव्हता. आम्ही आजूबाजूला पाहणी केली, कोणी व्यक्ती तिथे मिळाला नाही. म्हणून त्या गुप्त बातमीला माहिती मिळाल्यावरून आम्ही आमची NDPSची जी कारवाई असते त्या कारवाईनुसारच आम्ही तिथं पोहोचलो होतो. सोबत 2 पंच होते काट्यावाले. त्यांच्या समक्ष 2 पंचासमक्ष त्या कारची पाहणी केली असता 2 मागच्या सीटवर गाडीच्या मागच्या सीटवर एक ग्रीन बॅगमध्ये गांजाने भरलेल्या 2 बॅगा आढळून आल्या. पंचासमक्ष ते आम्ही उघडून पाहिल्या. पंचांना आवाज दिला. पंचांनी ते गांजा असल्याची खात्री केली. खुद की मालकियत की जगह पर कोई और अवैध तरीके से कब्जा कर लेने से त्रस्त हुई एक महिला ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से मदद की गुहार लगाई. रूपाली राजेंद्र मोहड़ नामक इस महिला का कहना था कि उसकी मिल्कियत वाली जगह पर रेखा महबूब चौधरी नामक अवैध धंधे करने वाली महिला ने कब्जा जमाए रखा है और इस महिला को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के थानेदार सत्यनारायण जायसवाल की सुरक्षा प्राप्त है. ये गंभीर आरोप उसने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को मदद की गुहार लगाते वक्त भी किया. आम्ही 2007 मध्ये घर विकत घेतलं होतं. तिचा दारूचा व्यवसाय आहे आणि 2 बाया ठेवल्या आहे. तिच्या त्रासामुळे आम्ही घर विकलं तर ते आम्हाला आमचे भांडे नाही काढू देऊन राहिली आणि आमच्या अंगात बकऱ्याचं झोपडं बांधलं आहे. ते काढूही नाही देऊ राहिली, आम्हाला आतमध्ये येऊ नाही देऊ राहिली. ज्यांनी घर घेतलं त्यांना ताबाही नाही देऊन राहिली. आमचं एवढंच म्हणणं आहे का आम्हाला ताबा आमचे भांडे काढू द्यावा आणि ज्यांनी घर घेतलं त्यांना ताबा द्या. आम्ही तिच्याकडून 2007 मध्ये घर विकत घेतलं होतं. समोर ते कबूल झाली की मी घर विकलं आहे म्हणून, पण मला त्यातली अर्धी जागा पाहिजे. म्हणजे मी तिला अर्धी जागा देणार कशी आहे. शनिवार की शाम अचानक हुई बारिश से शहर के मौसम में कुछ ठंडक जरूर हुई, लेकिन देखते हैं दिन भर कैसा रहा आज शहर के मौसम का हाल. शनिवार को शाम के समय हुई बारिश के कारण शहर का तापमान कुछ गिरा, लेकिन ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहा 80. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान आंका गया 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 27. रविवार को भी मौसम विभाग द्वारा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा और बारिश के कारण ठंडक जरूर मिलेगी, यानी ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रहेगा 92%. मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद इस हफ्ते मनोवैज्ञानिक असर के बावजूद कैसा रहा शेयर बाजार का हाल, देखते हैं शेयर बाजार की स्पेशल वीकली रिपोर्ट में. सेंसेक्स और निफ्टी 1% से अधिक गिरे. भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में इस हफ्ते गिरावट रही. इस कारोबारी हफ्ते में निफ्टी 5600 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया, जबकि निफ्टी ने इस हफ्ते में 80 अंक यानी 1.4% की गिरावट दर्ज की और ये कल के कारोबार के अंत में 5581 पर रहा. सीएनएक्स मिड कैप सूचकांक इस हफ्ते 59 अंक यानी 0.73% चढ़ गया और ये कल के कारोबार के अंत में 8175 पर रहा. दूसरी ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में इस हफ्ते 296 अंक यानी 1.6% की कमजोरी रही. कल के कारोबार के आखिर में ये 18,562 पर बंद हुआ. बीएसई मिड कैप सूचकांक में इस हफ्ते 11 अंक यानी 0.16% की मजबूती रही और ये 7,007 पर रहा. पिछले हफ्ते के आखिर में ये 6,996 पर रहा था. बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक में इस हफ्ते 12 अंक यानी 0.14% की कमजोरी रही. कल ये 8,363 पर बंद हुआ, जबकि पिछले हफ्ते के अंत में ये 8,375 पर रहा था. क्षेत्रों के लिहाज से इस हफ्ते
बीएसई के हेल्थ केयर, तेल गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल सूचकांक को छोड़कर अन्य सभी सूचकांकों में कमजोरी का रुख रहा। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी सूचकांक में रही। ये सूचकांक 5.5% नीचे गिरा। टीईसी के सूचकांक को 4.5%, धातु सूचकांक को 2.4%, रियलिटी सूचकांक को 1.9%, कैपिटल गुड सूचकांक को 1.35%, ऑटो सूचकांक को 1.2% और पावर सूचकांक को 0.99% का घाटा सहन करना पड़ा। बैंकिंग सूचकांक में 0.56% और पीएसयू सूचकांक में 0.16% की कमजोरी रही। एफएमसीजी सूचकांक 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ सपाट रहा। दूसरी ओर हेल्थ केयर सूचकांक को 1.2% और तेल गैस सूचकांक को 1.11% का फायदा हुआ। कंज्यूमर ड्यूरेबल सूचकांक में 0.16% की मजबूती रही। तो ये थी हफ्ते भर की शेयर बाजार की रिपोर्ट। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिर से पकड़ा गया हजारों का गांजा, इस बार लावारिस मारुति में मिला माल। महानगर पालिका की लापरवाही बनी युवक की मौत का कारण। बाइक सवार युवक की मौत गड्ढे में गिरने से 2 दिन बाद मिला शव। अमरावती शहर बन गया है गांजा तस्करों का अड्डा, आए दिन पकड़ा जा रहा है लाखों का माल। राजापेट रेलवे ओवरब्रिज का प्रारूप नक्शा तैयार, मंत्रालय मंजूरी के लिए रवाना हुआ मॉडल। और डीडीआर के नोटिस ने मचाई सहकार क्षेत्र में खलबली। अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति बर्खास्ती की आदेश, संचालक मंडल को देना होगा भ्रष्ट नीतियों का जवाब। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रमों का, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। सिटी न्यूज की इस वेबसाइट पर आप नए नए फिल्मों के गीत सुन सकते हैं, फ्री में SMS भेज सकते हैं या फ्री में वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। तो एक बार लॉग ऑन करके जरूर देखें इस वेबसाइट पर कि आपको कितना सुविधाएं मिलती है। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम, समाचार और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।